नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज जो सबसे पहला मुद्दा होगा उस पर खास चर्चा हम करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ, और वो मुद्दा है कि ऑपरेशन सिंदूर अब सैन्य बल के बाद भारत के जन बल को भी दुनिया देख रही है कि किस तरह से सैन्य बल और उसका पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर में देखा गया भारत का। और अब जन बल और जन प्रतिनिधियों के जरिए भी पूरी दुनिया इस जन बल को देख रही है। और भारत के जो आम जन हैं वो तो हाथों में तिरंगा लेकर जन बल दिखाई रहे। तो इसी पर आज खास चर्चा होगी। और इसके बाद आज बात करेंगे अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की, जिससे वहां पर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसी साल वहां बीएमसी के चुनाव होने हैं। तो अमित शाह का दौरा हो और हलचल ना बढ़े, ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। और इसके बाद एक और खास मुद्दे की बात होगी। जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार पहली बार राजधानी से बाहर, राजधानी वहां पर 2 राजधानी है, कश्मीर और जम्मू, वहां से बाहर पहली बार कैबिनेट की मीटिंग कर रही है। और वो भी कहां? पहलगाम में। तो पहलगाम का जो पैगाम है वो बड़ा जबरदस्त है, सभी के लिए, अमन के दुश्मनों के लिए भी, पर्यटकों के लिए भी, सभी के लिए यह पैगाम बहुत ही जबरदस्त है। इस पर भी करेंगे बात, होंगे कई अहम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत के लिए विदेशी वस्तुएं नहीं खरीदने का आह्वान। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को फिर लगाई लताड़। कहा सीधी लड़ाई जीत नहीं सकता, इसीलिए भेज रहा आतंकवादी। कहा अभी तो हमने कुछ ज्यादा किया नहीं, और उधर छूटने लगा पसीना। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में गुजरात शहरी विकास वर्ष 2025 समारोह को किया संबोधित। 5,500 करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत। रोड शो के दौरान पीएम का हुआ जोरदार स्वागत। स्वदेशी हथियारों को विकसित करने की दिशा में सरकार का बड़ा फैसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के कार्यान्वयन मॉडल को दी मंजूरी। जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के सांसदों और नेताओं से की मुलाकात। पाकिस्तान को एफएटीएफ में ब्लैकलिस्ट करने का किया आग्रह। तो सुप्रिया सुले का दल कतर से पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। आज से 2 दिनों के अमेरिका दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अमेरिकी प्रशासन से सैन्य सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होगी बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महाराष्ट्र दौरा। बीएमसी चुनाव की तैयारी के बीच अमित शाह के इस दौरे से महायुति और महाविकास आघाड़ी में बढ़ी राजनीतिक हलचल। और जम्मू कश्मीर सरकार की आज पहलगाम में विशेष कैबिनेट मीटिंग। तो राजधानी से बाहर पहली बार हो रही पहलगाम कैबिनेट बैठक से उमर अब्दुल्ला सरकार का बड़ा पैगाम। इस वक्त की हेडलाइंस थी ये। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा करने वाले हम, और खास चर्चा ऑपरेशन सिंदूर की, जिसमें पहले देश और दुनिया ने सैन्य बल को देखा, और अब जन बल की जो ताकत है, 140 करोड़ भारतीयों की जो ताकत है, वो अब उभर कर सामने आ रही है, और इसे देश और दुनिया देख रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने 2 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सैन्य बल और उसके गौरव को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और आतंकवाद पर पाकिस्तान के लोगों को उन्होंने कड़ा संदेश दिया है। इसी क्रम में गांधीनगर में आज एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहा कि यह सैन्य बल से शुरू हुआ था, अब इसमें जन बल की भागीदारी सुनिश्चित करना है। पीएम ने कहा साल 2047 तक विकसित भारत बनाने और अर्थव्यवस्था को तत्काल 4 से चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर लाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमें गांव-गांव में यह शपथ दिलानी होगी कि व्यापारी कोई विदेशी चीजों को बाजार में नहीं लाएंगे।
हर त्योहार में विदेशी चीजों की भरमार को रोकना होगा। लोग अपने घरों में देखें कि वे हर दिन कितने विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे रोकें। हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट खरीदनी है जिसमें यहां की मिट्टी की सुगंध है, इस देश के कारीगरों के पसीने की सुगंध हो। इसे आंदोलन बनाकर जन जन के बीच ले जाना है। पीएम ने कहा, हम 22 अप्रैल की आतंकी कार्रवाई का बदला 22 मिनट में ले चुके हैं। इस बार यह सब कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत गैंग सबूत ना मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, उधर वाला देश दे रहा है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने आतंकी सरगनाओं के जनाजे को स्टेट ऑनर दिया, ताबूत पर पाकिस्तानी झंडे लगाए, उनकी सेना ने सलामी दी। अब इसे प्रॉक्सी वार नहीं कहा जा सकता। यह एक सोची समझी रणनीति युद्ध का हिस्सा है। इसका जवाब दिया जाएगा। पीएम ने कहा, मैं नई पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि कैसे हमारे देश को बर्बाद कर दिया गया। अगर आप 1960 के इंडस वाटर ट्रीटी देखेंगे तो आपको झटका लगेगा कि हम नदियों पर बने बांध की सफाई भी नहीं कर सकते। गाद मिट्टी निकालने का काम नहीं होगा। जिन जलाशयों की क्षमता 100% थी वो 2 से 3% तक सीमित रह गया। हमने बांधों की सफाई के लिए गेट खोले हैं, वहां बाढ़ आ गई। कल भुज में लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान की जनता को भी संदेश दिया था। पीएम ने कल कहा था, भारत आज चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, आप कहां हैं। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने ऐसा हमला किया कि कुछ घंटों में पाकिस्तानी फौज सफेद झंडे दिखाने लगी। पीएम ने पाकिस्तान के लोगों से कहा, तुम्हारी फौज और सरकार आतंकवाद को समर्थन दे रही है, हुकूमत आपके भविष्य को नष्ट कर रही है। यह तय करना पाकिस्तान के लोगों को है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही, बढ़िया से खिला देंगे। उधर भारत के कड़े रुख से घबराए पाकिस्तानी हुक्मरान भारत से बातचीत की पहल को आगे बढ़ाना चाहता है। पाकिस्तान इंडस वाटर से लेकर हर मुद्दे पर बातचीत चाहता है, लेकिन भारत के खिलाफ दुश्मनी ही जिसने अपना अस्तित्व मान लिया हो, उससे अमन की आशा करना तो बेमानी होगी। पिछले वर्षों में भारत ने कई बार इस तरह का धोखा खाया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए विकसित भारत के लिए देश में बनी हुई वस्तुओं के ही प्रयोग का संकल्प लेने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि देशवासियों को अपने ब्रांड यानी मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। सिंदूरिया स्पिरिट। दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि मां भारती का एक हिस्सा मुजाहिदों के हाथ में है। अगर सरदार पटेल की बात मानी गई होती तो हमें ये दंश नहीं झेलना पड़ता। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन
इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता। और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। 75 साल तक हम झेलते रहे। तो प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है कि सैन्य बल तो ऑपरेशन सिंदूर में दिखा ही, अब जन बल भी दिख रहा है और दिखनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी सफलता तभी सुनिश्चित होगी। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। साथ में हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी इस खास चर्चा में। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं जरा चर्चा को विस्तार देता हूं। विनोद जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री का ये 2 दिनों का गुजरात का पावर पैक्ड दौरा कहा जा सकता है, जिस तरह उन्होंने वहां से बड़े बड़े पैगाम दिए हैं, कल तो भुज में और भी बड़ा बड़ा पैगाम उन्होंने दिया था, जिसमें पाकिस्तानी जनता से भी आह्वान किया और कहा भी कि चैन से रोटी खाओ, नहीं तो गोली तो हमारी है ही, वो तो हम उतार ही देंगे सीने में। प्रधानमंत्री ने बड़ा संदेश दिया, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को बड़ा पैगाम दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसको पूरी पूर्णता के साथ ऑपरेशन सिंदूर को लाने के लिए और ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखने के लिए हमें विदेशी वस्तुओं को छोड़कर मेड इन इंडिया पर फोकस करना पड़ेगा। तो जो हम बात करते थे सुरक्षा के साथ समृद्धि, एक मंत्र और समृद्धि का एक मंत्र और आज प्रधानमंत्री ने दिया है। लाल जी, आज का भाषण, आज जो पीएम की जो कार्यक्रम में गांधीनगर में ये बात कर रहे थे, मुझे लगता है कई ऐतिहासिक सच्चाइयों के साथ पीएम ने देश के नाम भी एक आह्वान किया है जी। देश के नाम ये आह्वान जो है एक जन आंदोलन बनाने की बात है। कई वर्षों से भारत का ये प्रयास रहा है कि यहाँ विदेशी वस्तुएं, भारत एक सिर्फ बाजार नहीं हो सकता, भारत यहाँ के 140 करोड़ लोगों के लिए एक इमोशंस है, भारत यहाँ के लोगों के लिए एक थाती है जी। उस भारत को कुछ लोग यहाँ जो एक बाजार बन के आते हैं और लूट के चले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत शानदार तरीके से आज इसको लोगों के बीच में कहा और इस जन आंदोलन की बात कही है कि सीधे सीधे ये देखना है कि ये ऑपरेशन सिंदूर का पहला मैसेज है कि वो जारी है और ये जारी है। और ये जारी के साथ साथ जब उन्होंने कहा कि सैन्य बल ने तो अपने पराक्रम को देश और दुनिया को दिखा दिया, अब ये पराक्रम देश की 140 करोड़ लोगों को दिखाना है। उन्हें दिखाना है कि भारत की असली ताकत उसकी मिट्टी में है, उसके अपने कारीगरों में है। अगर भारत के लोग आज से ये बात को ठान लें कि वो विदेश के निर्मित कोई भी वस्तुएं हैं बाजार में, चाहे वो कितनी भी सस्ती मिल रही हो जी, अगर हमारे फेस्टिवल में जो एक बड़ा जो पूरा बाजार है वो 90% विदेशी वस्तुओं से भरमार हो जाती है, तो किसी कोने में आप देखिए कि यहाँ के जो लोकल कारीगर है, पुश्तैनी कारीगर है, उनका घर और चूल्हा बंद हो जाता है। तो ये एक बड़ा मैसेज है और बड़ा संदेश है। इसके साथ में ये देखिए कि अगर आपको देश बनाने के लिए एक राष्ट्र के रूप में आपको राष्ट्र के प्रति एक कर्तव्य भी निभाना होगा। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब स्वच्छ भारत का अभियान किया था तो इसी तरह से एक उन्होंने जो आप कह सकते हैं कि एक आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सत्याग्रह के बाद उस देश का सबसे बड़ा आंदोलन बना था। और ये जो आज की बात उन्होंने जन आंदोलन की बात कही है, वो भी एक तरह से सत्याग्रह ही है कि हम विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम एज ए देश, एज ए नेशन, एज ए राष्ट्र
जिसे आप कहते हैं, वो अपने देश की माटी और अपने देश के कारीगरों के पसीने की खुशबू, उसको एक तरह से सलाम करेंगे और उसका आदर करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि वो दिन दूर नहीं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2047 तक का विकसित भारत का वो संकल्प रखा है कि वो पूरा नहीं होगा। दूसरी बात जो सच्चाई पीएम मोदी ने आज कही है, वो पीओके से लेके और सिंधु घाटी इंडस वाटर ट्रीटी को लेके कही है। मुझे ये जानकर हैरानी हो रही है, आज मैं भी एक तरह से एक अबोध बालक की तरह अगर इंडस वाटर ट्रीटी के उस समझौते का मोटे दस्तावेज को तो नहीं देखा है, वाटर ट्रीटी के इस चीजों को पन्ना पलटते हुए देखा है, लेकिन ऐसी चीजें जो इस नई पीढ़ी को जाननी चाहिए कि इस देश में किस तरह के समझौते लादे गए हैं। अभी जब से इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया है, पहली बार 60 साल के बाद उस बड़े बांधों को पहली बार सफाई हुई है, जिसको भी रोक दिया गया था कि इंडस वाटर ट्रीटी में आपके जो बड़े बांध हैं, भले ही सिल्ट उसके भरते भरते उसकी कैपेसिटी आपके 3 से 4% रह गई हो, लेकिन आप वहां के सिल्ट नहीं हटा सकते जी। और भारत ने इस बार नीचे आपने गेट खोला और उसके साथ ही देखिए कि पाकिस्तान में बाढ़ आ गई थी। ये इसलिए था कि भारत को अपने जल संरक्षण, अपने जलाशयों को भी भर नहीं सकता है, उसे पाकिस्तान को दे देना है, और उसके बदले में पाकिस्तान हमें पहलगाम में धर्म पूछ के मार रहा है। बिल्कुल, ये जो आप देश को मिला है ताती, ये नई पीढ़ी को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। और मैं गोपाल जी के पास जाऊं उससे पहले मैं जरा चलता हूं गणेश मल्होत्रा, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी के पास, क्योंकि आपने जो मुद्दा उठाया ना वो थोड़ा सा विस्तार उसको देना ज़रूरी है। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, एक बात समझ में नहीं आती कि 1960 में पाकिस्तान के साथ ये सिंधु जल समझौता हुआ, और उससे पहले 47-48 में पाकिस्तान ने क्या कुकृत्य किया था जम्मू कश्मीर में, वो हम सबको पता है, ठीक है। उसके पहले पाकिस्तान से क्या क्या बयान आते थे कि हजारों साल तक बालू रेत खा करके भारत से लड़ते रहेंगे। उस पाकिस्तान के साथ ये कैसा समझौता कर लिया था? ये किस तरह का सिंधु नदी जल समझौता था? ये दो देशों के साथ समझौता था या किसी एक देश के हित के लिए, पाकिस्तान के हित के लिए किया गया ये समझौता था? और उसके बाद पाकिस्तान ने फिर 65 में युद्ध किया, 71 में युद्ध किया, उसके बावजूद ये समझौते जारी रहे। कैसा समझौता किया गया था? डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, आज की पीढ़ी को जरा इसकी गहराई में जाना चाहिए और मैं चाहता हूं कि आप इसमें मदद कीजिए, बताइए जरा। देखिए, ये जो सिंधु जल समझौता है किस ढंग से हो गया और कैसे किया गया, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि पार्लियामेंट जो हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसमें जब डिबेट होती है और डिबेट में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो सवाल उठाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि भाई आपने ये समझौता कैसा किया है। उस टाइम के एक सबसे यंग एमपी थे जो बलरामपुर से एमपी थे, अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने कहा कि भाई आपने एक ऐसा समझौता कर दिया कि आप हमारे हिस्से का पानी उनको दे रहे हैं और ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो हमारी अस्तित्व को चैलेंज कर रहा है। तो ये समझौता तो एक तरफा था, मतलब कि एक हम कहें कि इसमें डेमोक्रेटिक तरीके से कोई डिसीजन लिया गया, वो डेमोक्रेटिक नहीं था, क्योंकि नेहरू जी को शायद उम्मीद थी कि उनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा, क्योंकि वो एक स्टेट्समैन बनना चाहते थे और उन्होंने कहा कि वी आर गिविंग द वाटर फॉर पीस। तो पीस का अंदाजा इससे ही लग गया कि 1962 में पाकिस्तान जो है वो चाइना की मदद करता है और 1965 में हमारी टेरिटरी को हथियाने की कोशिश करता है। तो जहां तक ये जो समझौता है, प्रधानमंत्री के जो बयान है उसमें एक देखिए बहुत स्पष्ट जो एक आज तक मुझे लगता है कि इतने हायर ऑफिस से इतना स्पष्ट बयान कभी नहीं आया है कि उन्होंने कहा कि आप हमारे लोगों को धर्म पूछ के मार रहे हो और हमें हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सही ढंग से भी नहीं चलाने दे रहे हो। आप देखिए, मैंने एक दिन पहले भी कहा था, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आप बिगनिंग की कॉस्ट देखिए और जब वो कंप्लीट हो रहा है उसकी कॉस्ट देखिए। बिगनिंग में हमने क्या अंदाजा लगाया कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी और बाद में कितनी कैपेसिटी होगी, क्योंकि एक तो वो हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर सवाल उठाते थे, दूसरा वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ा सही एक पॉइंट उठाया है कि हमारे इधर सिल्ट जमा हो रहा है। सिल्ट से
हो रहा है कि हमारे बांधों की कैपेसिटी जो है वो कम हो रही है। बांधों की कैपेसिटी होल्ड करने की कम हो रही है, तो मतलब कि बिजली कम प्रोड्यूस होगी, तो मतलब कि बांध बनाने का जो पर्पस है वो डिफीट हो रहा है। एक दिन पहले डिस्कशन में विनोद जी ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया था कि वुलर लेक जो सबसे बड़ी एक लेक है इंडिया की, आप सोचिए कि 1960 में उसका जो लेवल था और आज का जो उसका लेवल है 20% लेवल रह गया है। क्यों? क्योंकि उसमें सिल्ट जमा हो गई है, यानी कि क्षमता 5 गुनी कम हो गई, 5 गुनी क्षमता कम हो गई। सही बात है। और इसके बारे में जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि भाई वुलर लेक का सिल्ट को हटाने का पूरा एक प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा 2014 में जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ आई उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि झेलम में जो बाढ़ आई थी। ठीक है, मैं लौटता हूं और चीजों को आपसे समझूंगा। आपने सही कहा, अभी जब ये फैसला हुआ ना तो उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बहुत खुशी जाहिर की कि भाई अब इससे जम्मू कश्मीर को उसके हिस्से का पानी मिल पाएगा और जम्मू कश्मीर को बिजली मिल पाएगी। ये बड़ी बात थी। लेकिन आज क्योंकि आपके कोई राजनीतिक आलोचक विरोधी नहीं है गोपाल जी, जरूर हमने संपर्क किया था लेकिन कोई राजनीतिक विरोधी आलोचक आज इस चर्चा में नहीं है, तो इसलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आपके राजनीतिक आलोचक ये कह सकते हैं कि क्या आपने सही समय पर सिंधु नदी जल समझौते को रद्द किया या निलंबित किया, या और पहले भी आप कर सकते थे इसको? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई ट्रिगर पॉइंट तो जरूरी है, क्योंकि 1960 का ग्लोबल लेवल पे सिंधु जल समझौता हुआ था और उसमें कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंतर्गत बाद में उसको रेटिफाई करके उसको आगे ले गए थे। तो ग्लोबल लेवल पे जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन को देखते हुए या बिल्कुल सही समय पे स्ट्राइक किया था। और एक तरीके से इस समय जब हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको एक्ट ऑफ वॉर मान के उस बात को लागू किया गया कि पाकिस्तान ने एक्ट ऑफ वॉर किया है टेररिस्ट एक्टिविटी के पहलगाम में अटैक को, इसके कारण इसको निरस्त किया गया। और आप देखिए आज प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, केवल कुछ गेट खोले और कुछ थोड़े से उसको सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया हुआ है और उसी से वहां पे त्राही त्राही मच गई। तो देखिए, दो महत्वपूर्ण बात मैं यहां से अंडरलाइन करना चाहता हूं कि आज जियोपॉलिटिक्स ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमी और वाटर डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और वाटर डिप्लोमेसी किसी भी दो देशों के लिए बड़े महत्वपूर्ण संबंधों के अंतर्गत एक उसका योगदान रहता है। और इन दोनों स्थिति में वाटर डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में हमने जो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के तहत प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि उसको अटैक किया है, उसको पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी को ध्वस्त करने का काम किया है, उसके पूरे स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। मिलिट्री सैन्य जो हमला था, सैन्य जो वो अटैक था जिस तरह, उसके बाद यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कंटिन्यूटी के लिए पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप लोगों ने बताया कि वोकल फॉर लोकल की बात है, इकोनॉमिक अटैक और सिंधु जल समझौता, ये दोनों पाकिस्तान की दुखती रग पे कड़ा प्रहार प्रधानमंत्री जी ने मैं लौटता हूं। और आपने क्योंकि वो जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की बात कही कि विदेशी वस्तुओं को छोड़कर मेड इन इंडिया, विनोद जी, ये हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो देश, ठीक है ना, जिनके यहाँ से जो हमारे देश से पैसे कमाते थे और जाकर के पाकिस्तान को हथियार और पैसे दिया करते थे, लोगों ने खुद कॉल लिया, लोगों ने, यहाँ के देशवासियों ने खुद कॉल लिया, आम लोगों ने लिया, आम व्यापारियों ने लिया, व्यापारिक संगठनों ने लिया कि हम उनसे कारोबार नहीं करेंगे जो आतंकवादियों को फंडिंग देते हैं और जो आतंकवादी को पालने वाले देश के साथ जाकर सहयोग करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि आज के इस ग्लोबल व्यवस्था में आप देखते हैं, आपने खुद कहा कि तमाम चीज़ों में आप देखेंगे 90% भरा हुआ है, 90% बाजार भरा हुआ है। ऐसे में आम लोग जो है वो किस तरह से प्रधानमंत्री के आह्वान पर काम कर सकते हैं, किस तरह से जनबल दिखा सकते हैं, किस तरह से मेड इन इंडिया वस्तुओं को वो अपना सकते हैं और विदेश में बने हुए वस्तुओं को छोड़ सकते हैं? ये कितना प्रैक्टिकल होगा, ये बताइए।
लाल जी, ये देश की ताकत है और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस देश की ताकत को जानते हैं। ये देश की ताकत है और ये इस देश का जो ये ऑपरेशन सिंदूर का भी देखिए, उससे पहले भी जो लड़ाई हुई है, जंगे हुई है या भारत पे थोपी गई है, जब कभी भी पूरे देश के लोग एक प्रचंड ताकत के साथ में इसका मुकाबला किया है। मुझे तो याद है कि 1960 वार के बाद, 62 के वार के बाद जब भारत की हालत ऐसी हो गई थी, कई लोगों ने एक शाम का खाना बंद कर दिया था। ये इस देश ने देखा है। इस देश को एक बड़ा वो मजबूत नेतृत्व चाहिए था जो आह्वान कर सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इस 11 साल के टेन्योर में कई बार बिहेवियर चेंज के इस तरह के स्पिरिट लाने के लिए बता चुके हैं लोगों को और लोगों ने पालन किया है। इस देश में आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर एक आह्वान पर एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया, एक आह्वान पे आप देखिए हजारों लोगों ने एक साथ में एलपीजी कनेक्शन छोड़ दिया। कौन आज की तारीख में सब्सिडी गैस छोड़ना चाहेगा? लोगों ने छोड़ा, उसके लिए कोई सरकार ने बाध्यता नहीं दी थी जी। इसी तरह से आप स्वच्छ भारत का देखिए, जल संरक्षण का देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऐसे दर्जनों आह्वान को लोगों ने अपने हाथों हाथ लिया है। मुझे लगता है कि ये बात जो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे स्वदेशी का, जो अभी बता रहे थे लोकल फॉर वोकल का, जो ये स्पिरिट लाने का, वो इससे ऑपरेशन सिंदूर के साथ उन्होंने जोड़ा। ठीक है, वो ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन है। ठीक है, और ये गोइंग ऑन प्रोसेस है कि आप इस लड़ाई में 140 करोड़ लोगों की भी उतनी ही भागीदारी है जी। सैन्य बल ने तो अपना परचम दिखाया, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे इस बार हमें कोई देश में या विदेश में कोई अब सबूत नहीं मांगेगा जी। जो यहाँ लोग पूछने लगते थे कि कौन मरा, कितना मरा, लोगों ने देखा, दुनिया ने देखा, क्या मरा, क्या खत्म हुआ, क्या बुलडोज हुआ, क्या ध्वस्त हुए, लोगों ने देखा। अब जो सबसे है कि स्पिरिट को जिंदा रखना, बिल्कुल, जो ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिखाया है, भारत के अस्तित्व को किसी ने अगर चोट पहुंचाई है तो उसमें सिर्फ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ उसके आतंकी समूह को, संगठन को साथ देने वाले वो लोग भी हैं जो इस जंग में, ये जंग किसी देश के खिलाफ नहीं था जी। ये देश, ये सीधे सीधे आतंक के खिलाफ एक भारत का ऑपरेशन सिंदूर था। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी अगर किसी देश का सपोर्ट है, किसी देश का सपोर्ट इसमें मिला है, तो जाहिर सी बात है किसी लोगों को भी इस बात को ऑपरेशन सिंदूर को के लेके उसको हराना है कि भारत एक सिर्फ बाजार नहीं है, भारत के साथ में भारत के लोगों का एक इमोशन है जो इस इमोशन से उसको बायकॉट कर सकता है। बिल्कुल बायकॉट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, क्योंकि हम जानते हैं कि आज की जो ग्लोबल व्यवस्था है, आज की ग्लोबल व्यवस्था में सरकार बहुत सारे संधियों से बंधी हुई है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएं उससे बंधी हुई है। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया है कि सरकार तो बहुत ज्यादा विदेशी वस्तुओं पर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि वैसे समझौते हैं, वैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो इन चीजों को देखती है, लेकिन अगर आम लोग चाहें कि नहीं हमें स्वदेश में बनी वस्तुओं को ही अपनाना है, तो उनके हाथ में यह ताकत आज भी बरकरार है। देखिए, ये ताकत तो प्रधानमंत्री का एक जो सबसे बाकी नेताओं से डिफरेंट एक जो उनका प्लस पॉइंट है कि वो कोई भी आह्वान जो है वो अकेले नहीं करते हैं, वो पूरे लोगों को साथ लेके चलते हैं। और उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये सबका साथ है, क्योंकि उन्होंने आह्वान किया लोगों से, क्योंकि ट्रीटीज के तहत तो हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, पर जब लोग ही उन चीजों को यूज नहीं करेंगे, जैसे आप देखिए, जैसे अजरबैजान और टर्की ने पाकिस्तान की मदद बिल्कुल की, यही मैं कह रहा था। जितने भी टूर ट्रेवल्स वाले थे उन्होंने उनकी बुकिंग्स को कैंसिल किया। तो जब हम ऐसे तरीके से, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की देश है ये, जब हम एक एक रुपया भी अगर हम इकट्ठा करें तो हम 1 मिनट में 150 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं, हमारी ये ताकत है। तो आप सोचिए कि ये प्रधानमंत्री का आह्वान जो है, प्रधानमंत्री का जो सबसे बड़ा अच्छा उनका एक प्लस पॉइंट है, जो उनको एक विश्व का नेता बनाता है, कि वो ऐसा भाव देते हैं लोगों को कि वो लोगों में से एक हैं और लोगों के साथ मिलके वो काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा आह्वान है। लोग इसके ऊपर, जैसे हमने स्वच्छ भारत में काम किया है, जैसे हमने कोरोना के दौरान काम किया है, जैसे हमने सब्सिडीज को लेके काम किया है, इसी तरह से इस पर काम होगा। ठीक है, मैं लौटता गोपाल जी, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के इस आह्वान को कैसे जन जन तक लेकर जाएगी? कोई प्रोग्राम कैसे इसको लागू करवाएगी एक पार्टी के तौर पर, भारतीय जनता पार्टी?
देखिए, पार्टी के पूरी तरह से संगठन, जब प्रधानमंत्री का कोई आह्वान होता है तो पार्टी का पूरा जो स्ट्रक्चर है, लगभग 13-14 करोड़ हमारे सदस्य हैं और मंडल से लेके बूथ लेवल तक पूरा स्ट्रक्चर है, संगठन पूरा मजबूती से खड़ा हुआ है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वह जिस आह्वान देते हैं कि यह संदेश हमें ले जाना है, चाहे अब अहिल्याबाई होलकर की 30वीं शताब्दी का कार्यक्रम हो, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो, या अन्य अन्य या आपकी संदेश पार्टी होते की तरफ से उनको जो काम वोकल तक फॉर ले लोकल प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएंगे इसके तहत? बिल्कुल, ये मास मूवमेंट है, हमें संदेश देना है पब्लिक के लिए। आह्वान, प्रधानमंत्री जी का अपना आह्वान बहुत महत्वपूर्ण रहता है और यह एक तरीके से संदेश भी है कि हमें, और इसका इम्पैक्ट भी देखिए आप, केवल जनता डिफेंस का हमारा लगभग 70 से 80% हम इंपोर्ट करते थे अपनी रिक्वायरमेंट। जी। और जब प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें डोमेस्टिकली डिफेंस के प्रोक्योरमेंट को बढ़ावा देना है, तो पिछले साल 68% हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट हमने डोमेस्टिकली पूरी की है। बिल्कुल, तो निर्यात भी capacity किया है, निर्यात space में भी काफी technology उछाल है, एक्सपोर्ट में और भी। उन्होंने स्पष्ट भी कहा है कि गणेश जी जो है, क्यों हमें गणेश जी जैसे हमारे आराध्य देव है, उनको हमें दूसरे देश के सिंबल के रूप में उनके फीचर्स के साथ क्यों हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। खिलौनों में देखिए कितना जबरदस्त बदलाव आया है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल। हमारे यहाँ सारे खिलौने बाहर से आने इंपोर्ट होने लग गए थे, अब लकड़ी के जगह जगह से खिलौने बनते हैं। वन नेशन वन प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे सब इवेंट्स चल रहे हैं जी। ठीक है, इसी भरोसे के साथ कि जो 140 करोड़ देशवासी हैं, बल्कि अभी डॉक्टर गणेश मल्होत्रा 146 करोड़ भी कह रहे थे, जो हम करीब करीब 150 करोड़ देशवासी हैं, वो दिखा देंगे कि ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से आगे सफर तय करता है और किस तरह कामयाबी के झंडे गाड़ता है। इसमें हर एक देशवासी, हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है और उस कर्तव्य को पहचानिए और उसे पूरा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण जी जुड़ने के लिए, साथ में डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी और विनोद जी, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चर्चा हमारी आज चर्चा थी, ये खास तौर पर प्रधानमंत्री के आह्वान पर, जो आज प्रधानमंत्री ने बड़ा आह्वान किया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से किस तरह से वहां की सियासत में हलचल बढ़ गई है। अभी वक्त ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि अब हम बात करने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की, जिससे महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह पहला महाराष्ट्र दौरा है। तो अपने इस दौरे में नांदेड़ में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक की प्रतिमा का अनावरण किया और एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उद्धव ठाकरे को खास तौर पर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने स्पष्ट किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे, लेकिन ना जाने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को क्या हो गया है। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर पीएम मोदी को गले लगा लेते, लेकिन उद्धव सेना ग्लोबल मिशन पर गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल को बारात कह रही है। यह देश का फैसला था। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करना है, इसीलिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया गया, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी से बारात कह रही है और देखिए कि खुद उसमें शामिल भी हो रही है। साल 2025 में बीएमसी का चुनाव होना है और इस बीच अमित शाह का यह दौरा कई मायनों में काफी अहम है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव महाराष्ट्र में मिनी असेंबली चुनाव के जैसा माना जाता है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती भी बड़ी है और अमित शाह शायद उसी चुनौती को आसान करने के लिए गए हुए हैं।
तो गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेशों में पाकिस्तान को बेनकाब कर रही है और उद्धव सेना ने इसे बारात बता दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी ने निर्णय किया कि ये देश का मसला है, सारे देश के एमपीज, अलग अलग पार्टियों के एमपी मिलकर दुनिया के हर देश में जाकर पाकिस्तान का आतंकवादी चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बने तो उद्धव सेना के एक प्रमुख नेता ने कहा ये किसकी बारात जा रही, मुझे मालूम नहीं होता ये उद्धव सेना को क्या हो गया है। ये बाला साहब की पार्टी हुआ करती थी एक जमाने में, आज बाला साहब होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को गले लगा लेते, गले लगा लेते। तो गृह मंत्री जिस बयान का जवाब दे रहे थे आपको सुनवाते हैं कि आखिर शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने ऐसा कहा क्या था। ये एक टूरिज्म प्रोग्राम चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, टेररिज्म के नाम पर। हाँ, ये टूर एंड ट्रैवल कंपनी खोल दी है, अभी जरूरत नहीं है। दो मांगे हैं ना हमारी, स्पेशल सेशन और ऑल पार्टी डेलीगेशन टू कश्मीर अंडर लीडरशिप ऑफ गवर्नमेंट। ये आप पूरा नहीं कर रहे हो और अचानक से ये उसको दो, उसके दो, उसको एक पकड़कर आप विदेश यात्रा कर रहे हो। तो यही जो संजय राउत का बयान था, इसी पर केंद्रीय गृह मंत्री जवाब दे रहे थे और उन्होंने कहा कि क्या हो गया है उद्धव सेना को। आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं मुंबई से। हमारे साथ श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। श्यामा, गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी बातें कही हैं और खास तौर पर जो उद्धव सेना है उनको आईना दिखाया है। कहा कि आज अगर बाला साहब रहते ना तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पीएम मोदी को गले लगा लेते। और आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं टूरिज्म का प्रोग्राम चल रहा है, आप कह रहे हैं बारात जा रही है, जबकि खुद उसमें शामिल भी हो रहे हैं। और क्या कुछ खास कहा गृह मंत्री अमित शाह ने? श्यामा, देखिए लालचंद्र जी, अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के दौरे की, अमित शाह जी की। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे समय में जब बीएमसी के इलेक्शंस हमारे सामने हैं और बीएमसी की तैयारियां भी दोनों ही पार्टियां, लगभग दोनों ही जो गठबंधन है वो कर रही हैं। ऐसे समय में जब बयान आता है उद्धव ठाकरे की शिवसेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को लेके या जो ऑल पार्टी डेलीगेशन को लेके, तो काफी एक तरीके से डीमोटिवेटिंग है, ना सिर्फ पूरे देश के लिए बल्कि सेना के लिए भी, और साथ ही जो उसके साथ में जो जा रहे हैं, जो लोग आउटरीच कर रहे हैं उनके लिए भी। और ऐसे एक बहुत हाई टाइम है कि उद्धव ठाकरे के अब इस सेना को समझ जाना चाहिए कि देशवासियों की सेंटिमेंट किस तरफ है और ये किस ओर जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें भारी ना पड़ जाए। जो इलेक्शंस आने वाले हैं, बीएमसी की इलेक्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, शिवसेना का काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कई सालों तक में, और अब वो ऐसी अगर बातें करते हैं तो उन्हें इसके लिए लेने के देने ना पड़ जाए। जब हम बीएमसी के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं लालचंद्र, तब अमित शाह यहाँ पर आते हैं और वो पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं वसंतराव नायक, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, उनके मूर्ति का शिलान्यास करते हैं। और साथ ही यहाँ पर मुंबई की जब हम बात करते हैं तो वीर सावरकर के प्रतिष्ठान को, यानी कि उनके 60वीं जो पुण्यतिथि है उस उपलक्ष्य पर उनके प्रतिष्ठान को अवार्ड देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो सारे ही जगहों पर केटर कर रहे हैं, ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि वो सांस्कृतिक तरीके से भी उसे केटर कर रहे हैं। और ये अगर आप देखें, महायुति का एक तरीके से वन स्टेप अहेड वाला फॉर्मूला नजर आता है, क्योंकि वो ऑलरेडी वोटर्स को वू करना स्टार्ट कर चुके हैं। वहीं पर अगर आप देखें, जो महाविकास आघाड़ी का अलायंस है वो यहाँ तक कोप अप करना तो छोड़िए, वो अपने आप में ही एक जो एक तरीके से सामंजस्य होता है वो नहीं बना पा रहे, कंसेंसस नहीं बना पा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी नीति आगे बढ़ने वाली है। तो जहां पर बीएमसी को पाना
महागठबंधन के लिए, महायुति के लिए माफ कीजिए, एक बहुत बड़ी एक तरीके से हम कह सकते हैं अचीवमेंट होगी। और साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना को एक ये आईना दिखाने का एक बात होगा। वहीं पर अगर शिवसेना इसे हारती है तो उसके अस्तित्व के ऊपर में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। बिल्कुल शाबाश, जिस तरह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, विकास कार्यों में तो गृह मंत्री अमित शाह पिछले 2 दिनों से हिस्सेदारी कर ही रहे हैं, लेकिन जरा ये बताइए कि क्या इस दौरे के दौरान गृह मंत्री अमित शाह कुछ राजनीतिक बैठकें, कुछ इस तरह की मीटिंग, कुछ इंडोर मीटिंग वगैरह भी कर रहे हैं क्या? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने जो महाविकास अघाड़ी के दल हैं उनके टेंशन को जिस तरह से बढ़ा दिया है और बीएमसी चुनाव के मद्देनजर बढ़ाया है, उनके प्रोग्राम में, गृह मंत्री के प्रोग्राम में ऐसा क्या क्या खास है इस बार के महाराष्ट्र के दौरे में? देखिए, महाराष्ट्र के दौरे की बात कर लें तो नांदेड़ और नागपुर का जो दौरा था वो काफ़ी अच्छा गुजरा, लेकिन महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर लें तो क्योंकि मुंबई बारिश की मार झेल रही थी कल से, तो थोड़ा सा उनके जो प्रोग्राम में बदलाव था वो आज देखने के लिए मिला। पहला जो उनका कार्यक्रम था, लक्ष्मी नारायण की 150वीं जयंती पर वो गए थे, सेलिब्रेशंस पर गए थे। वहाँ पर उन्होंने दर्शन लिए, यानी कि वो पूरे उस इलाके में, या गुजराती समाज जो उस इलाके का है वो मुख्य गृह मंत्री से उनके आने की वजह से एक जुड़ाव महसूस करता है। इसके अलावा जो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में उनका प्रोग्राम था, वहां पर वो न जाके उन्होंने महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनके निवास स्थान पर जाके जो पहला एक ये छत्रपति संभाजी महाराज का पुरस्कार है पोएट को लेके, वो उन्होंने वीर सावरकर के प्रतिष्ठान को दिया, उनके परिवार को दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी या अमित शाह ये अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि जहां पर वो अगर फाउंडेशन स्टोन लेकर रहे हैं मूर्ति का वसंतराव नायक के, वहीं वो ये बात से जुड़े हुए हैं कि वीर सावरकर और उनकी आइडियोलॉजीज को वो अब सर्वोपरि रखते हैं। और साथ ही हिंदुत्व का जो एक एजेंडा है, हिंदुत्व का एक जो बात है, वो बीजेपी उसे बिल्कुल ही आगे लेके चल रही है और यही बात वो क्लियर करना चाहती है। आपने ये भी बात की कि जो उनके जो महायुति के जो अलायंस पार्टनर्स हैं, हमने ये भी सुना कि अजीत पवार के साथ में भी उन्होंने चर्चा की, क्योंकि अजीत पवार कुछ जगहों पर ये ऐसी बातें निकलती हैं कि नहीं उपस्थित होते हैं या नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे सब में सभी को साथ लेके चलना और एक फ्रंट लाइन पर यूनिटी दिखाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी वजह से हमने ये भी सुना आज कि वो अजीत पवार के साथ में उन्होंने कुछ समय तक चर्चा की। इसके अलावा जो बाकी सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें भी वो एकनाथ शिंदे को भी साथ में लेके चल रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लीडरशिप की उन्होंने तारीफ की, तो सभी को साथ में लेके चल रहे हैं और एक यही संदेश दे रहे हैं कि आपसी जो आपका एक अलायंस है उसमें मजबूती रखिए और फ्रंट लाइन पर ये जरूर दिखाइए कि आप लोग में बिल्कुल एक समझौता है। एकता का संदेश दे रहे हैं, साथ ही हिंदुत्व का भी संदेश दे रहे हैं कि एक तरफ उद्धव सेना हिंदुत्व के लाइन से दूर जा रही है, लेकिन अमित शाह अपने कार्यक्रमों के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि हिंदुत्व की लाइन से की जो फ्रंट रनर है वो आज की तारीख में महाराष्ट्र में बीजेपी ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहबाज जुड़ने के लिए मुंबई से। हमारी संवाददाता शाहबाज जुड़ी थी, अमित शाह के दौरे पर जानकारी दे रहे थे। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे और ये मुद्दा होगा पहलगाम का पैगाम, क्योंकि जम्मू कश्मीर की सरकार ने राजधानी से बाहर पहली बार कैबिनेट मीटिंग की है, वो भी कहां? पहलगाम में। तो उसके क्या क्या पैगाम है, इसी पर करेंगे बात। अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं पहलगाम से कैबिनेट की मीटिंग कर दिए गए पैगाम की। जम्मू कश्मीर सरकार की आज विशेष कैबिनेट मीटिंग पहलगाम में है। राजधानी, वहां पर 2 राजधानी है, श्रीनगर और जम्मू। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी जम्मू है। उससे बाहर ये पहली बार कैबिनेट बैठक हो रही है, सोचिए, और वो भी कहां? पहलगाम में।
उमर अब्दुल्ला सरकार का पहलगाम में कैबिनेट की बैठक से बड़ा पैगाम। और यह पैगाम क्या है? जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार का यह बड़ा संदेश है कि सुरक्षा को लेकर अब चिंता की कोई बात नहीं। यह पर्यटकों के लिए खास पैगाम है। याद कीजिए 22 अप्रैल को इसी पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 बेगुनाह पर्यटकों की हत्या कर दी थी। और इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा धक्का लगा था। देश विदेश के करीब 90% पर्यटकों ने टूर को कैंसिल कर दिया था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की सरकार पहलगाम में कैबिनेट की बैठक के जरिए आश्वासन दे रही है। देश विदेश के पर्यटकों के स्वागत में खड़ी है जम्मू कश्मीर सरकार और वहां के लोग। पहलगाम में कैबिनेट की बैठक के जरिए आतंकवादियों और उनके आका पाकिस्तान को भी पैगाम है कि जरा देख लो ये अमन के दुश्मनों को कि उनके मंसूबे नहीं होंगे कामयाब और जम्मू कश्मीर में पर्यटन का कारोबार बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की वादियों को पर्यटकों के लिए सुरक्षित बता रहे हैं और उनको पर्यटन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। मैं सारे वतन के लोगों से कहना चाहता हूं, हमें बेहद अफसोस है जो हुआ, मगर हमने नहीं किया। आप जानते हैं किन ने किया। मगर आइए, वापस आइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। हम ही नहीं बल्कि यहाँ पे भोलानाथ है, अमरनाथ जी की यात्रा होने वाली है। ज़्यादा से ज़्यादा आइए, हर तरफ से आइए कि अपने घर जब जाएंगे आप उनको बताएंगे कि उसने कितनी खूबसूरती दी है और किस तरह लोग यहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। खुले दिल से निमंत्रण दे रहे हैं फारूक अब्दुल्ला साहब कि आइए, सुरक्षित है और बिल्कुल बेफिक्र होकर आइए। लेकिन पहलगाम में जो कैबिनेट मीटिंग हो रही है उसका तो बड़ा पैगाम है। हमारे संवाददाता शबीर डार जुड़ चुके हैं हमारे साथ और साथ में सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। मैं पहले शबीर के पास चलता हूं। शबीर, ये राजधानी से बाहर, श्रीनगर और जम्मू से बाहर पहली बार जम्मू कश्मीर की कैबिनेट की मीटिंग, और इस मीटिंग में क्या कुछ खास हो रहा है, किन बातों पर चर्चा हो रही है? क्योंकि जो इसका पैगाम है वो तो सभी के लिए है। जी बिल्कुल, पहले हमें ये समझना है कि ये जो मीटिंग है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। क्योंकि पहली बार हमने देखा है कि 22 अप्रैल के बाद कश्मीर में जो हालात गुजरे हैं तो टूरिज्म को कितना धक्का मिला यहाँ पे उस जो कायराना कार्रवाई थी एनिमीज की तरफ से, टेररिस्ट की तरफ से। लेकिन आज जो यहाँ का प्रशासन है, यहाँ की जो कैबिनेट है, जो चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला स्वयं वो पहलगाम गए, अपने पूरा जो मंत्रिमंडल और कैबिनेट कमेटी का कैबिनेट का सारा लेके वहाँ पे और कैबिनेट मीटिंग की। एक पावरफुल मैसेज है ये पूरे उन लोगों के लिए जिन्होंने ये साजिश चाहिए थी कि कश्मीर में जो टूरिज्म एक यहाँ की एक इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी के तौर पर इसको समझा जाता है, तो उसको दचका लगा है। और इसी की पावरफुल मैसेज ये है कि उन तमाम लोगों को और खास तौर पर देश के लोगों को, टूरिस्ट्स को, कि आप आइए, कश्मीर में वायलेंस और टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। कश्मीर न केवल यहाँ की प्रशासन, न केवल यहाँ के चीफ मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट, बल्कि यहाँ के सारे जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो आपके साथ है। आपके खुले मन से आपको दावत दे रहे हैं कि आप आ जाइए। फिर से कश्मीर में जो टूरिज्म की जो पिछले सालों में हमने देखा कि रिकॉर्ड तौर पर यहाँ पे टूरिस्ट यहाँ आते थे, तो उन सबको ये मैसेज है कि, और खासतौर पर टेररिज्म और टेररिस्ट के जो सपोर्टर्स और हैंडलर्स हैं, उनको मैसेज है कि कश्मीर में वायलेंस और टेररिज्म की कोई जगह नहीं है। कश्मीर खुले मन से हमेशा सदियों से टूरिस्ट को यहाँ पे गले लगा रहे थे। अब फिर से वही मौका आया है कि कश्मीर में एक इंसिडेंट के हवाले से कश्मीर की टूरिज्म को हम निशाना नहीं बना सकते, क्योंकि कश्मीर के लोग खड़ा है, यहाँ के प्रशासन खड़ी है। और इसी का ये जो संदेश पहलगाम से आज चीफ मिनिस्टर ने दिया है कि टूरिज्म को किस तरह रिवाइव की जाए, और वही कैबिनेट की मीटिंग में हुई, उसमें भी यही मुद्दे वहां पे डिस्कस हुए कि किस तरह टूरिज्म को रिवाइव किया जाए इस हादसे के बाद। किस तरह से लोग जो है बाहर देशों में या बाहर मुल्क के बाहर उनके पास कैसे उनको कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए कि ताकि वो फिर से कश्मीर की टूरिज्म को फिर से रिवाइव करने में उनका अपना किलिदी रोल अदा करें। शबीर, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, उमर अब्दुल्ला सरकार के इस फैसले की तो तारीफ करनी होगी, जिस तरह उन्होंने पहलगाम में कैबिनेट की मीटिंग की और वहां से जो वो पैगाम दे रहे हैं, ये फैसला उमर अब्दुल्ला सरकार की बिल्कुल काबिल तारीफ। और ये पैगाम
सिर्फ अपने देश विदेश के पर्यटकों के लिए नहीं बल्कि अमन के दुश्मनों के लिए भी है। लाल जी देखिए, जाहिर सी बात है ये टूरिज्म का और जम्मू कश्मीर का ये पीक सीजन है। एक तो यात्रा स्टार्ट होने वाली है जून से, और उसके पहले एक जो ये समर का वैकेशन है, तो आप देखिए कि पिछले सालों तक में 2019 के बाद देखिए कि टूरिज्म किस तरह से पूरे देश और दुनिया के मैप पे जम्मू कश्मीर को फिर दोबारा इसको रिवाइव किया गया था कि 2.5 से 3 करोड़ लोग इस सीजन में जम्मू कश्मीर आते थे। ये भारत की ताकत है, और इस ताकत को आप समझिए कि आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोग हैं जो इस टूरिज्म सेक्टर पे वो डिपेंड करते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर आप जोड़ें तो जम्मू कश्मीर की एक बड़ी आबादी इस टूरिज्म से है। बिल्कुल। पहलगाम यात्रा की जब बात आप कहते हैं, अमरनाथ यात्रा की, तो ऊपर में अपर रिच पे जो बैठे हुए लोग हैं उसमें से कई बड़ी आबादी जो है वो सिर्फ इस यात्रा से उनके पूरे साल का खर्चा चल जाता है। तो इतना बड़ा एक सोशल कनेक्शन है जो सामाजिक ताना बाना है, उस ताने बाने में कुछ जो लोगों की एक साजिश रही है, या कश्मीर में भी बैठे हुए कुछ लोग जिसको सियासत देखते रहे हैं, उनके कारण भले ही इसमें लोगों का एक भरोसा टूटा है, एक विश्वास टूटा है। लेकिन जम्मू कश्मीर ने इस बार कमाल दिखाया है। पहलगाम अटैक के बाद शायद पहली बार ऐसा होगा कि टूरिज्म के माने एक टूरिस्ट को लेके इनोसेंट लोगों के, पर्यटक की हत्या के विरोध में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बंद कॉल किया। पूरे जम्मू कश्मीर बंद रहा, सारे दुकानें बंद रही। इवन डल लेक में आप अगर देखेंगे कि तिरंगा यात्रा निकली थी, क्या खूबसूरत नजारा लोगों ने पेश किया कि एक राष्ट्र के रूप में किसी को शंका और शुभा नहीं होना चाहिए। ये अलग बात है कि कुछ लोग हैं उसमें ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में तो या कुछ इसके खिलाफ में, उनके पास उनके खिलाफ सख्ती से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर में आज टूरिज्म के साथ में आप ये देखिए, जम्मू कश्मीर के इकोनॉमी में माता वैष्णो देवी का दरबार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड का ये यात्रा उसके इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा मेजर पार्ट होता है। तो एक स्टेट के इकोनॉमी में भारत की जो पारंपरिक यात्रा है, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा हो, वो एक स्टेट की पूंजी है, वहां के लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी है। तो आप एक पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश थी कि लोगों की रोजी रोटी पे उसने एक तरह से लात मारा था। ये भी बात जम्मू कश्मीर के लोगों को समझना चाहिए, और इस बात को समझते हुए भारत के जो बाकी सारे देश से जो लोग जाते हैं उनमें शायद एक भरोसा अभी ये टूटा था, इसके कारण ये लोग अभी जाना वहां बंद कर दिए थे। लेकिन सवाल ये है कि ये देश आपका है, ये कश्मीर आपका है, ये टूरिज्म जो सेक्टर है वो आपको पल के बिछा रहा है आपके स्वागत के लिए। तो मुझे लगता है देर सवेर लोग वहां जाएंगे, और यात्रा के बाद जो के साथ ही जम्मू कश्मीर का टूरिज्म एक बार फिर से आप देखेंगे कि उसी रूप में सामने में आएगा दुनिया के सामने। बिल्कुल, वो दुनिया के सामने आ रहा है, आना शुरू हो गया है, और उनके जो मंसूबे, नापाक मंसूबे, वो नाकाम होंगे ही होंगे। शब्बीर, जिस तरह आपने बताया कि इस कैबिनेट में खास तौर पर पर्यटन को लेकर ही चर्चा हो रही है, और विनोद जी जैसे बता रहे थे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है, क्या कुछ खास व्यवस्था, कुछ खास इंतजामात को लेकर के भी इस कैबिनेट मीटिंग में बात हुई है, चर्चा हुई है? जी बिल्कुल। एक तो अमरनाथ यात्रा जो 3 जून से स्टार्ट हो रही है उस पे चर्चा हुई है कि उसमें किस तरह से फैसिलिटेट जो यहाँ पे पहले से भी हो रहा था, इस साल किस तरह से ज़्यादा फैसिलिटीज रखी जाए और लोगों को किस तरह से इन्वॉल्व किया जाए, ताकि जो लोग जो पिलग्रिम्स आएंगे वो यहाँ का जो लोगों का सपोर्ट है उसकी मैसेज लेके वापस वहाँ जाएंगे, और जो लोग टूरिज्म के ठप होने से इफेक्ट हुए हैं उनकी सोलिडारिटी में लोग यहाँ की प्रशासन खड़ी है, और जब पिलग्रिम्स आएंगे या टूरिस्ट आएंगे वो किस तरह से फिर से एक कनेक्ट फिर से यहाँ पैदा होगा, और टूरिज्म को रिवाइव के लिए यहाँ से फिर से वो सुनहरे दिन हमें फिर से मिलेंगे, जो कि जब फिर से हमें कश्मीर में रिकॉर्ड तोड़ नंबर के टूरिस्ट यहाँ से आएंगे। क्योंकि कल आज पहलगाम में मीटिंग हुई है, कल गुलमर्ग में भी एक ऐसी ही एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स के साथ चीफ मिनिस्टर ने फिर से एक बैठक रखी है गुलमर्ग, क्योंकि गुलमर्ग भी एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, वहां भी कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। तो यही मैसेज है, यही पावरफुल मैसेज, न केवल टूरिस्ट को उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए, बल्कि
उन सब लोगों को भी ये एक पावरफुल मैसेज है यहाँ से कि कश्मीर में टेररिज्म और जो वायलेंस है उसकी कोई जगह नहीं है। अब यहाँ पे टेररिज्म को टूरिज्म ने जो रिप्लेस किया था वो फिर से हम यहाँ पे रिवाइव करेंगे, क्योंकि टेररिज्म नहीं चलेगा। कश्मीर में टूरिज्म को रिवाइव करना है और टूरिज्म के साथ जो यहाँ की इकोनॉमी जुड़ी है उसको रिवाइव करना है। पहलगाम में आज कैबिनेट मीटिंग, कल गुलमर्ग में प्रशासनिक बैठक है। तो जम्मू कश्मीर के लोग हों या जम्मू कश्मीर की सरकार हो, लगातार पैगाम दे रही है कि बिल्कुल सुरक्षित है। और ये पैगाम देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी और सीमा पार बैठे अमन के दुश्मनों के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया शबीद जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और साथ में विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।